वो ऐसी अदाकारा थी जिनके एक छोटे से फोटोशूट ने बॉलीवुड पत्रिकारों में, जी हाँ, तहलका मचा दिया। मैगजीन्स में तहलका मच गया था। अरे कौन है भाई ये, इतनी बोल्ड, बिंदास और खूबसूरत अदाकारा। इनके बालों को देखो, इनकी आंखों को देखो, इनके रंग रूप को देखो, इनके स्टाइल को देखो। जी हाँ, सब जगह चर्चा थी इस हीरोइन की। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। जी हाँ, ऐसा ही हुआ था। जब ये हॉट और बोल्ड हीरोइन 1990 के टाइम पर पर्दे पर आई तो सब बेकाबू हो गए और यही पूछते थे, कौन है ये। फिल्मों में काम नहीं करना चाहती थी, वो अपनी माँ के कहने पर फिल्म इंडस्ट्री में आई थी, लेकिन उनका मन ऐसा रमा कि दर्जनों फिल्में कर डाली उन्होंने। यही होता है इस इंडस्ट्री का नशा। लेकिन क्या आप जानते हैं किस अभिनेत्री की अंडरवर्ल्ड के लोगों से दोस्ती थी, यारी दोस्ती थी, जिसके चलते ये फिल्म निर्देशकों को धमकी तक दिलवाया करती थी, लेकिन अपनी बिंदास अदाओं से एक डॉन को उन्होंने नाराज कर डाला था। जी हाँ, दिनों के बाद मिले हो, जरा बताओ मुझे सनम। क्या आप सोच सकते हैं कि ये जो एक्ट्रेस थी 2000 करोड़ के इंटरनेशनल ड्रग रैकेट में भी फंस गई थी और आज तक पुलिस से फरार हैं, पता नहीं कहां है। और कई देशों की पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। ढूंढो ढूंढो, कहां गई। और आप इस बात को मानेंगे, अपनी बिंदास अदाओं और खूबसूरती के लिए फेमस रही ये अभिनेत्री अचानक फिल्मी दुनिया से भी गायब हो गई थी और कुछ सालों के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें एक साध्वी के रूप में देखा गया। जो धंधा सबसे ज्यादा चलता है, बाबा, साध्वी, साधु संत, उपदेश। कौन थी एक्ट्रेस, कौन थी अदाकारा और क्या था उनका अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन, जानेंगे बहुत कुछ। मुंडा मेरी उम्र दा है, मेरी उम्र दा जी देखो दिलों की। कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे चैनल OSM बॉलीवुड में। मैं बस गया हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल OSM बॉलीवुड और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अफजल खान। और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं 1980 और 90 के दशक की बॉलीवुड सेंसेशनल वन एंड ओनली ममता कुलकर्णी की। अप्रैल 1972 को ममता कुलकर्णी का जन्म मुंबई के मिडिल क्लास ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम था मुकुंद कुलकर्णी और ममता की मां के नाम को लेकर कहीं कोई जानकारी नहीं मिलती है। इनकी दो बहनें और दोनों के दोनों उनका नाम है मिथिला और मौलिना। ये दोनों भी आगे चलकर फिल्मों में काम करने लगी थी, फिल्मों से जुड़ गई थी। फिल्मों में ममता अपनी मां के कहने पर आई थी। उनकी मां ने एक दिन अखबार में एक ऐड देखा जिसमें लिखा था कि मॉडलिंग एजेंसी को एक फ्रेश चेहरे की तलाश है। उस समय ममता की उम्र सिर्फ 16 साल की थी, कम से उम्र थी और वो स्कूल पढ़ने जाती थी। एक दिन ममता स्कूल गई, स्कूल से घर आई तो मां ने उन्हें एड एजेंसी के बारे में बताया और कहा कि शाम को तैयार है ना, हम इस एड एजेंसी से मिलने चलते हैं। इस तरह ममता उस एजेंसी में पहुंची और वहां उन्हें मॉडलिंग में एक नजर देखा और सिलेक्ट कर लिया। और कुछ ही दिनों में लगातार मॉडलिंग के उन्हें ऑफर मिलते जा रहे थे। वो थी इतनी खूबसूरत। कोई जाए तो ले आए, मेरी लाख दुआएं पाए, मैं तो पिया की गली में तो। मॉडलिंग करने के बाद ममता को साउथ की फिल्मों में काम मिलने लगा। ऐसा बहुत होता है, जो लड़की कम काम करती है ना इंडस्ट्री में, उन्हें साउथ में एकदम से काम मिलता है। आप देख लीजिए, एग्जाम्पल हैं बहुत सारे। खुशबू इसमें बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इनको भी ये काम तो कर रही थी और वहां पे फटाफट से उन्हें काम मिल गया। 91 में फिल्म नन बार्बल में उन्हें काम करने का मौका मिला और उनकी ये पहली ही फिल्म सुपरहिट साबित हुई वहां पर। इसके बाद उन्होंने साल 1992 में रिलीज फिल्म मेरा दिल तेरे लिए से हिंदी फिल्मों की शुरुआत की कदम रखा। इस फिल्म को बनाने वाले निर्देशक S चंद्रशेखर थे, जिन्होंने तमिल फिल्म नन बार्बल को बनाया था।
इस साल ममता की कुछ 4 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें 2 हिंदी और 2 तेलुगु फिल्में थीं। फिल्म मेरा दिल तेरे लिए और तिरंगा हिंदी में बनी थी, जबकि फिल्म शिकारम और डोंगा पुलिस तेलुगु भाषा में बनी थी। कहा जाता है कि फिल्म प्रेम शिकारम, जिसने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले थे। साउथ इंडिया में ममता की फैन फॉलोइंग ऐसी बढ़ रही थी कि उनके चाहने वालों ने उनके लिए हैदराबाद में एक मंदिर तक बनवा दिया। जी हाँ, ऐसा पहले एक एग्जाम्पल खुशबू के लिए भी है। मेरी पहली पिक्चर तमिल थी, लेकिन इवन दैट वाज अ सुपर हिट। इट वाज द बिगेस्ट हिट ऑफ दैट ईयर एंड लोगों ने तो मेरा नाम उनके हाथों पे, क्या उसको बोले, टैटू किया था। फिल्म रिलीज के बाद ममता को साउथ से बहुत सारे ऑफर्स मिलने लगे थे, उनके फैन भी बहुत बढ़ते जा रहे थे। जैसे ही उन्हें इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने कहा था कि मैंने कभी भी इसकी उम्मीद नहीं की थी, अनएक्सपेक्टेड था। वो कहती थी कि अगर कभी नेल्लोर से गुजरती हूं तो जरूर उस मंदिर में जाऊंगी। एक फिल्मी चैनल लहरे रेट्रो में उन्होंने इस इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया है। साल 1992 में फिल्म तिरंगा में ममता को राजकुमार साहब, जी हाँ राजकुमार और नाना पाटेकर जैसे बड़े कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला। तिरंगा उस साल की जबरदस्त बिग हिट थी। इस फिल्म में उनका रोल छोटा जरूर था, लेकिन उसके बाद उन्हें बड़ी बड़ी फिल्मों के ऑफर मिलने लगे थे। फिर साल 1993 में ममता कुलकर्णी की 5 फिल्में मार्केट में आई, जैसे भूकंप, वक्त हमारा है, अशांत, आशिक आवारा। ये 4 फिल्में थी और एक कन्नड़ भाषा में रिलीज हुई, जिसमें अक्षय कुमार, आशुतोष राणा और पंकज धीर के साथ वो नजर आई थी। आनंद बख्शी के लिखे गीतों को संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और इन सभी गीतों को खूबसूरती से पिक्चराइज किया गया था ममता कुलकर्णी और सैफ अली खान पर। फिल्म जबरदस्त हिट रही थी। सैफ अली खान की ये पहली फिल्म थी और इस फिल्म के लिए ममता को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। उन्हें अब सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, सैफ अली खान, सनी देओल जैसे बड़े सितारों के साथ काम करने का मौका मिल रहा था और उनके पास बहुत सारी फिल्मों के ऑफर्स भी आने लगे थे। 1993 के स्टारडस्ट मैगजीन के कवर पेज के लिए ममता ने टॉपलेस फोटो शूट करवाया था। मैगजीन के कवर पेज पर फोटो छपते ही ममता विवादों से घिर गई। इसके लिए ममता ने माफी भी मांगी और अपनी सफाई भी दी। फिल्मी चैनल लहरे रेट्रो को दिए एक इंटरव्यू में ममता ने कहा था कि मैं जानती हूं मुझसे गलती हुई है भाई, लोग मुझे बहुत सीधा साधा समझते हैं। जब भी मेरे पास फैन लेटर्स आते हैं तो इसकी शुरुआत आदरणीय ममता कुलकर्णी के साथ होती है। ऐसे में मेरी टॉपलेस तस्वीर देखकर मेरे फैंस को धक्का लगा होगा। मुझे नहीं पता था कि इसका जो रिजल्ट है, रिएक्शन ऐसा होगा। लोगों को ज़्यादा ताज्जुब इसलिए हुआ क्योंकि मेरी इमेज थोड़ी अलग थी। लोग मुझे देवी की तरह पूछते हैं। कहा जाता है कि उस समय 20 रुपए की ये मैगजीन 100 रुपए में बिकने लगी थी। स्टारडस्ट मैगजीन में टॉपलेस फोटोशूट कराकर ये काफी दिनों तक चर्चा में बनी रही थी। वैसे देखा जाए तो ममता कुलकर्णी के साथ विवाद भी कम नहीं रहे हैं दोस्तों। सफाई देते हुए ममता ने जहां अपना बचाव किया वहीं कुछ दूसरी एक्ट्रेस का नाम भी ले लिया उन्होंने, जिससे उनका बयान फिर से सुर्खियों में आ गया। उन्होंने कहा था पूजा बेदी या कोई और दूसरी एक्ट्रेस अगर ऐसा करती है तो लोग कहते हैं कि ये कोई नई बात नहीं है, उनका तो रोज का काम है। लेकिन जब ममता कुलकर्णी ने ऐसा किया है तो लोगों को परेशानी हो गई। उनको इतना बड़ा ऐसा क्या हो गया, उनको धक्का लगा। क्या यही काम अगर भाग्यश्री करे तो भी लोगों को उतना ही धक्का लगेगा? अपने जमाने की खूबसूरत ये हीरोइन अंडरवर्ल्ड से भी अपनी खास पहचान रखती थी। एक समय पूरे बॉलीवुड में ममता कुलकर्णी और छोटा राजन के अफेयर्स के किस्से सुर्खियों में आ रहे थे। हालांकि दोनों ने कभी इस रिश्ते को सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन जिस तरह छोटा राजन अपनी धमकियों से ममता को फिल्में दिलवाया करता था, उससे साफ जाहिर हो चुका था कि दोनों के बीच कुछ तो है बाबू। इसके बाद साल 1994 में उनकी 6 फिल्में रिलीज हुई एक के बाद एक करके, जिनका नाम है बेताज बादशाह, अनोखा प्रेम युद्ध, गैंगस्टर, दिलबर,
क्रांतिवीर और वादे इरादे। ममता की ये फिल्में उन्हें एक फेमस एक्ट्रेस के रूप में स्थापित कर चुकी थी। साल 1994 की सबसे चर्चित फिल्म क्रांतिवीर रही थी। ये फिल्म उस साल अच्छी कमाई भी कर रही थी, अच्छी कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में थी। फिल्म निर्देशक इकबाल दुर्रानी की फिल्म बेताज बादशाह में थे एक बार दोबारा से लेजेंडरी एक्टर। जी हाँ, इस फिल्म में राजकुमार ने काम किया था। तुम्हारे संबंध जरूर होंगे अंडरवर्ल्ड से, लेकिन याद रखना ममता, हम उनके बाप हैं, हम डरते नहीं हैं। फूल कली, चांद सितारे, खुशबू पवन। फिल्म क्रांतिवीर के गाने भी बहुत लोकप्रिय रहे थे। नाना पाटेकर के साथ उनका एक गाना है जिसमें ममता कुलकर्णी नजर आई हैं। इस साल की एक दूसरी फिल्म गैंगस्टर, जिसको जाने माने सुपरस्टार देव आनंद ने बनाया था, जी हाँ, उसमें भी ममता कुलकर्णी लीड रोल में नजर आई थी। लेकिन ये फिल्म दोस्तों फ्लॉप रही। एक लड़का मिला, खूबसूरत लगा। फिर 1995 में ममता कुलकर्णी की 7 फिल्में आई, जिसमें से 3 फिल्में ही सफल हो पाई, जो कि ठीक ठाक बिजनेस कर रही थी, जिनमें से कुछ के नाम है करण अर्जुन, बाजी और सबसे बड़ा खिलाड़ी। ये सारी फिल्में सुपरहिट थीं। और इनके गीतों ने भी खासी धूम मचाई। करण अर्जुन में ममता का लुक देखकर लोग हैरान थे। फिल्म सबसे बड़ा खिलाड़ी, उसका एक गीत है जिसे ममता और अक्षय कुमार पर पिक्चराइज किया गया था। सुपर डुपर हिट हुआ था ये गाना, जिसके बोल थे, भोली भाली लड़की खोल तेरे दिल की प्यार वाली खिड़की। भोली भाली लड़की, खोल तेरे दिल की प्यार वाली खिड़की। इसके बाद अगले साल 1996 में इनकी 3 फिल्में आई, जैसे राजा और रंगीली, संजय कपूर के साथ बेकाबू और सुपरहिट फिल्म घातक। ये फिल्म सनी देओल के करियर की अहम फिल्म मानी जाती है। राजकुमार संतोषी की यह फिल्म 15 नवंबर 1996 को रिलीज हुई थी और फिल्म में मीनाक्षी सिसोदिया, ओम पुरी और डैनी डेंगजोग्पा अहम रोल में नजर आए थे। यह एक्शन फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और इसमें 84 करोड़ का बिजनेस भी किया था। फिल्म का ये गाना कोई चाहे तो ले आए, इस फिल्म में वो बहुत खूबसूरत लगी। ये गाना पूरी फिल्म को उठा कर ले गया। कोई जाए तो ले आए, मेरी लाख दुआएं पाए, मैं तो पिया की गली, मैं तो पिया की गली। बेहद हिट हुआ था ये गाना और इसके जरिए ममता कुलकर्णी ने भी खासा नाम कमाया था। अपनी खूबसूरती और डांस मूव से उस दौर में ममता कुलकर्णी ने सबको अपना दीवाना बना दिया। इन्हें मेरी जिंदगी खराब की है। फिर 97 में ममता कुलकर्णी की 3 फिल्में आई, जीवन युद्ध, क्रांतिवीर और नसीब। इन तीनों फिल्मों की बात करें तो ये फ्लॉप थी। इसके बाद ममता को फिल्में मिलनी बंद हो गई। इसके बाद अगले 2 सालों में उनकी 3 और 4 फिल्में ही रिलीज हो पाई, जैसे किला, चाइना गेट, जाने जिगर, सेंसर और छुपा रुस्तम। सॉरी, वो क्या ना, वो मेरा पैर। नहीं कोई बात नहीं। अरे तुम्हारा दुपट्टा ये। जब फिल्म निर्देशक राजकुमार संतोषी ने साल 1999 की फिल्म चाइना गेट बनाने का फैसला किया तो उन्होंने ममता कुलकर्णी को लीड रोल के लिए साइन किया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राजकुमार संतोषी ममता कुलकर्णी के व्यवहार से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और हीरोइन बदलने के लिए वो सोच रहे थे, विचार कर रहे थे। जैसे ही राजकुमार संतोषी ने उन्हें फिल्म से निकाला तो अंडरवर्ल्ड के डॉन छोटा राजन ने उन्हें धमकी भरा फोन किया। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की धमकियां मिलने के बाद राजकुमार संतोषी थोड़ा डर गए, उन्हें झटका भी लगा। डर के मारे उन्होंने वही किया, अपनी जान की हिफाजत की। उन्होंने ममता कुलकर्णी को फिल्म से नहीं निकाला। शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं। सोचिए किस तरीके से उन्होंने फिल्म में काम किया होगा। चाइना गेट फिल्म रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर वो बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। हालांकि इस फिल्म में जो विलेन थे उनका आज भी करियर बहुत अच्छा चल रहा है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, नामी ग्रामी एक्टर्स के बीच में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। डेब्यू था उस विलेन का इस फिल्म को छम्मा छम्मा गाने के लिए पहचाना गया, मगर उर्मिला को बहुत पॉपुलैरिटी मिली। वहीं ममता कुलकर्णी लीड हीरोइन लेकर भी तारीफें हासिल नहीं कर पाई। जबरदस्ती करने के बाद भी देखिए किस्मत का खेल, जो नहीं मिलना वो नहीं मिलता। खाना बन ही रहा है, मैं बंती लगवाती हूँ। बिटिया, मेरे खाने में मसाला जरा कम डालना, मुझे मसाले की मनाही है। अरे नहीं बेटी, इनकी बात मत सुनना। खाना खूब चटपटा बनाना और तड़का भी लगाना।
अब देखिए, फिल्म फ्लॉप हुई तो शुरू हो गया ब्लेम गेम। जब अच्छा होता है काम तो सबको तारीफें चाहिए, जब बुरा होता है तो ब्लेम शुरू हो जाता है। फिल्म फ्लॉप होने के बाद ममता कुलकर्णी ने अपने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि फिल्म की शूटिंग के दौरान राजकुमार संतोषी ने उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहा कि मेरी कुछ शर्तें हैं वो मान लो। ममता कुलकर्णी के इनकार के बाद राजकुमार संतोषी ने बदला लेने के लिए उनसे उनके ज़्यादातर सीन फिल्म से काट दिए। उसके बाद ममता का यह भी आरोप था कि राजकुमार संतोषी के कहने पर उन्हें कई फिल्मों से निकाल दिया गया है। कहा जाता है कि जब जांच एजेंसियों से बचने के लिए छोटा राजन को देश छोड़कर भागना पड़ा तो उसकी ममता कुलकर्णी से दूरियां बढ़ गईं। तब अपने मतलब के लिए वो अलग हो गई। छोटा राजन की गैर मौजूदगी में विक्की गोस्वामी ने उनका काम संभाला। ऐसे में ममता और विक्की गोस्वामी का दोबारा से नाम जुड़ने लगा। छोटा राजन के जाने के बाद ममता को फिल्में मिलना लगभग बंद हो चुकी थी। 2002 की फिल्म कभी हम कभी तुम के बाद ममता कुलकर्णी अचानक फिल्मों से दूर हो गई। पता नहीं चला वो कहां गई। फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने के बाद ममता विक्की गोस्वामी के साथ दुबई में जाकर रहने लगी। दुबई की पुलिस ने 1997 में ड्रग्स रखने के आरोप में विक्की को अरेस्ट कर लिया और उसे 25 साल की सजा भी सुनाई। हालांकि मुस्लिम धर्म स्वीकार करने के चलते वो 5 सालों में ही बरी हो गया। बरी होने के बाद विक्की गोस्वामी चले गए केन्या। बताया जाता है जब वो सऊदी की जेल में था तभी ममता कुलकर्णी से उसने शादी कर ली थी और तब उसके होटल का बिजनेस ममता ही संभाला करती थी। आपको बता दें कि दुबई के एक न्यूज़पेपर के अनुसार दुबई में आजीवन कारावास की सजा 25 साल की होती है, जबकि आरोपी इससे बचने के लिए अपील कर सकता है। तो यहां अच्छे बर्ताव और कुरान की आयतें सीखकर मुस्लिम धर्म स्वीकार करने वाले व्यक्ति की सजा कम कर दी जाती है। वाह! विक्की ने इसी सजा से बचने के लिए मुस्लिम धर्म अपना लिया, स्वीकार कर लिया अपने मतलब के लिए, और इसके चलते उसे सिर्फ 5 साल की ही सजा हो पाई। विक्की गोस्वामी ने जेल में ही ममता से मुस्लिम रीति रिवाज से ब्याह रचा लिया, शादी कर ली। मैंने तुझे दिल दिया, धीरे धीरे प्यार में अपना बना लिया। फिर अचानक 2013 में ममता कुलकर्णी ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की जिसमें वो माथे पर तिलक लगाए माला पहने नजर आई। पता चला कि ममता कुलकर्णी साध्वी बन गई हैं, पहले मुस्लिम और फिर साध्वी। फिल्में छोड़ने के बाद ममता योगिनी बनी थी और फिर विक्की गोस्वामी के साथ केन्या जाके रहने लगी थी। ममता कुलकर्णी ने ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगिनी नाम की एक किताब भी लिखी थी। फिर 2017 में एबीपी न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में कुलकर्णी ने बताया कि फिल्में छोड़ने के बाद वो गुमनाम रही। फिल्में क्यों छोड़ी और क्या उन्होंने विक्की गोस्वामी से शादी की थी? तब ममता कुलकर्णी ने बताया था कि वो 16 साल की एक योगिनी की जिंदगी जी रही हैं। वो सब कुछ मोह माया सब त्याग चुकी हैं। ममता कुलकर्णी ने कहा था कि वो ये तक भूल चुकी हैं कि वो कभी सुपरस्टार थी। कहते हैं एक समय स्थिति ऐसी थी कि अगर कोई उन्हें पहचान लेता तो वो कहती थी कि नहीं नहीं नहीं, वो मैं नहीं हूँ, वो कोई और होगी, वो कोई और एक्ट्रेस होगी, वो एक्ट्रेस मैं नहीं हूँ। ममता कुलकर्णी से पूछने पर उन्होंने बताया कि मेरी विक्की से शादी नहीं हुई थी, मैंने नहीं की, मैं इस वक्त किसी की भी पत्नी नहीं हूँ। सोशल मीडिया पर दिए एक इंटरव्यू में वो कहती हैं कि कुछ लोग काम के लिए पैदा होते हैं और कुछ ईश्वर का नाम लेने के लिए पैदा होते हैं। मैं ईश्वर के लिए पैदा हुई हूँ। मैं विकी की बात करना चाहूँगी कि टिल 2012 ही वॉज इन दुबई जेल, एवरीबडी नोज दैट। और उसी समय मेरा तब भी ख़त्म हो गया एंड आई गॉट एनलाइटेंड in the year 2010 and that's why I went to Kumbh Mela in 2012. वाह! ममता पूरी तरह से साध्वी बन गई थी। 2016 में ममता कुलकर्णी और उनके पति विक्की गोस्वामी का नाम 2000 करोड़ के ड्रग रैकेट्स में भी आया था। आरोप था कि दोनों कीनिया में एक बड़ा ड्रग रैकेट चला रहे थे। नाम आने के बाद दोनों की तलाशी शुरू हो गई, लेकिन दोनों गायब थे, दोनों का पता नहीं। फिर 2016 में मुंबई ठाणे की एक स्पेशल कोर्ट ने दोनों को भगोड़ा घोषित कर दिया। 2017 में ममता कुलकर्णी की मुंबई स्थित संपत्ति भी जब्त कर ली गई है। ममता कुलकर्णी ने कहा था कि बॉलीवुड में आना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैंने 12 साल भी मैं सोची 10 साल मेरा जो इंडस्ट्री में समय मैंने गुजारा, मुझे ऐसा लगा जब मैंने आध्यात्मिक जीवन में जो मैंने
तीनों समाधि को मैंने प्राप्त किया। उस अवस्था में मुझे ऐसा लगा कि मैंने इतना समय क्यों व्यर्थ किया। फिल्में करते वक्त उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपना सारा टाइम बर्बाद कर दिया यहाँ काम करके, मतलब जहाँ से नाम कमाया उसी को अब बर्बादी कह रहे हैं। इस बात पे मुझे एक मनोज कुमार का गाना याद आता है, ना इज्जत की चिंता ना फिक्र कोई अपमान की, जय बोलो बेईमान की जय बोलो हो बोलो। उन्होंने ये भी कहा कि मैं तो कभी एक्ट्रेस बनना ही नहीं चाहती थी, वो तो अपनी माँ की जबरदस्ती से फिल्मों में आई और उनकी ख्वाहिशों के चक्कर में पीड़िता बन गई। अगर ऐसा था ममता जी, तो जब आप एक्ट्रेस बन गई थी तो छोड़ देती फिल्में। किसने आपको कहा था? आप इतनी सारी फिल्में करती गई हैं, बहुत लंबी फहरिस्त है आपकी फिल्मों की, कौन रोकता था आपको? छोड़ देती आप। उसके बाद आपको चस्का लग गया था फिल्मों का, ग्लैमर का। मैंने देखा सपना, देखा एक सपना। बताया जाता है कि विक्की गोस्वामी कभी अहमदाबाद में अवैध शराब बेचता था। सुनने में आता है कि उसके बाद खुद का जेट विमान है और होटल चेन भी है। गुजरात ATS के मुताबिक विक्की गोस्वामी गुजरात के रिटायर्ड DSP आनंद गिरी गोस्वामी का बेटा है। देखिए क्या बाप का नाम रोशन किया है उनसे। और ममता जी इतने ड्रामे करती हैं। ममता जी अगर इतनी साध्वी थी, आप इतनी वो थी, तो आपके तो संबंध सारे ही गलत लोगों से रहे हैं। आनंद गिरी गोस्वामी के बेटे हैं और अपने कई भाई बहनों के बीच पले बड़े हैं। उसके पिता आनंद गिरी को गुजरात में अवैध रूप से शराब बेचने के मामले में भी सस्पेंड कर दिया गया था। वाह। तब विक्की गोस्वामी परिवार के साथ अहमदाबाद के पालड़ी में रहते थे। पालड़ी के ही रहने वाले विपिन पांचाल से उनकी मुलाकात हो गई और पांचाल ही विक्की गोस्वामी का गुरु बताया जाता है। इसी ने विक्की गोस्वामी को ड्रग्स के कारोबार से जोड़ा था। फिलहाल सबको पता है सच क्या हो सकता है, झूठ क्या हो सकता है। इतनी आसानी से सच झूठ नहीं बन जाता। आप चाहे कितने भी बहाने बना लें, कोई भी बात कर लें, साध्वी बन जाए, गुरु बन जाए या कुछ भी बन जाए। आज भी ममता कुलकर्णी को मुंबई पुलिस तलाश रही है, सब जगह ढूंढ रही है, लेकिन उनका कहीं अता पता नहीं है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की ये जानकारी, ये स्टोरी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी उनसे मिली कोई भी जानकारी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इतनी मेहनत करते हैं, इतना तो बनता है। जिंदगी को गुजारने के लिए तुमसे मिलना। तो ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल पर। मैं फिर मिलूंगा आपसे, तब तक आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, राम राम।